इसका वो वाला कपड़ा वहाँ रखा हुआ इसका ये ऐसा होगा बाजी देखने नजर आ रहा है। हाँ तो ये ऐसा हो रहा है बेटा जी कि ये अस्सलाम वालेकुम बेटा, तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? तुम लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, आप अभी थोड़ी देर पहले लिंक में कुछ इशू हो गया था, सही है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने मेरे ख्याल से डबल मोड ऑफ लाइफ, नरजिस है यहाँ पे बेटा? नरजिस है। नरजिस बेटा, मैंने आपका मैसेज देख लिया था, लेकिन सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी। इसमें नरजिस ने मुझसे पूछा था कि डबल मोड ऑफ लाइफ का क्या मतलब है। तो डबल मोड ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है बेटा, वो एनिमल्स जिनकी लाइफ डबल होती है, उनका मोड जिंदगी में जो है उनकी मतलब उनकी जो लाइफ होती है उसका मोड डबल होता है। मींस कि वो आधा जो अपना टाइम है वो जमीन पे रह के गुजारते हैं और आधा टाइम जो है वो पानी में रह के गुजारते हैं। अगर आप सेकेंड लास्ट लाइन देखो तो उसमें लिखा है दे हैव बिकम पार्शियली एक्वेटिक एंड पार्शियली टेरेस्ट्रियल, ठीक है। यानी कि वो पानी में भी रहते हैं, ठीक है, और आधा टाइम जमीन पे रहते हैं। तो क्योंकि ये दो चीजें हैं, डबल मोड है, इसलिए इसको डबल मोड ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। एम्फीबियंस आर पोइकिलोथर्मिक वर्टिब्रेट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो एम्फीबियंस होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पोइकिलोथर्मिक को अंडरलाइन करके लिखो, इसका मतलब होता है पोइकिलोथर्मिक का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। किसी को पता है वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या मतलब है? मिस वार्म ब्लडेड जब ना मतलब हीट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, और कोल्ड ब्लडेड? मतलब मिस वार्म ब्लडेड होता है जो अपनी बॉडी से खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं और सरवाइव करते हैं, लेकिन कोल्ड ब्लडेड में ऐसा नहीं होता। अच्छा, लेकिन देखो, हाँ हाँ बेटा बोलो। जिनका क्या बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कौन से एनिमल्स होते हैं जिनका कांस्टेंट होता है? शायद वार्म ब्लडेड। हाँ, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है उनका टेम्परेचर, वेरी गुड बेटा। निम्रा ने जवाब दिया था, किसने दिया था? मिस निम्रा। निम्राद, हाँ निम्राद, वेरी गुड बेटा। जो क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है उनका जो बॉडी का वो होता है ना टेम्परेचर, वो जो है आपके पास कांस्टेंट रहता है वार्म ब्लडेड का, ठीक है। जबकि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड उनको इसलिए कहते हैं। सुगरा प्लीज म्यूट कर दो बेटा, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। मतलब अगर वो डिफरेंट जगहों पे मूव करते रहते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता रहता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और कोल्ड ब्लडेड वो जिनका चेंज होता रहता है। और कोल्ड ब्लडेड के लिए एक और टर्म यहाँ पे पोइकिलोथर्म्स यूज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम जो है इंसान जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, हमारा क्या टेम्परेचर होता है बॉडी का नॉर्मल? बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 98 पूरा बताओ बेटा। 98 क्या, फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड? कोई नहीं बताएगा? कोई भी नहीं बता रहा बच्चों? हाँ, फ़ारेनहाइट 98.4 फ़ारेनहाइट। तहरीर 98.6 तक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। और 37 डिग्री हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है वो उनका टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक, और कोल्ड ब्लडेड का चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, एम्फीबियंस कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका मतलब मेंटेन नहीं रहता टेम्परेचर कांस्टेंट लेवल पे, जो कि आगे बात लिखी हुई है, सही है। To avoid extremes of temperature, they undergo hibernation in winter by burying themselves in the mud. Hibernation का मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो मतलब एम्फीबियंस है या कुछ एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब सर्दी ज्यादा हो जाती है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाता है, तो उस मौसम में वो लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर अपने आप को दफन कर देते हैं, ठीक है, बरी कर देते हैं। उस प्रोसेस को
क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन कहा जाता है, ठीक है। विंटर्स में हाइबरनेशन होती है अगर वो एनिमल्स अपने आप को जमीन के नीचे दफन कर लेते हैं। और क्यों करते हैं, जाहिर बात है सर्दी से बचने के लिए, मौसम की सख्ती से बचने के लिए वो अपने आप को बरी कर देते हैं जमीन के अंदर। दिस इज नोन एज हाइबरनेशन, ठीक है। इन द मड टू अवॉइड लो टेम्परेचर, जाहिर बात है सर्दी है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना एनिमल्स, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं विंटर्स में। अब अगर यही चीज यानी कि जमीन में दफन करने का प्रोसेस अगर समर्स में होता है तो इसको एस्टिवेशन कहा जाता है, ठीक है। भाई देखो, जो एम्फीबियंस होते हैं वो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर लिखा हुआ है ना, अगर आप सेकंड लाइन में देखो, टू अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। एक्सट्रीम का मतलब है या तो बहुत ज्यादा सर्दी या तो बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है, हद जिसको कहते हैं हम। अब अगर सर्दी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एनिमल क्या करेगा, हाइबरनेशन। सर्दी ज्यादा होगी या गर्मी ज्यादा होगी, दोनों में ही एनिमल अपने आप को जमीन के अंदर दफन कर देता है, अपने आप को कर देता है, सॉरी बरी कर देता है। इस वजह से इस प्रोसेस को, अगर सर्दी में हो रहा है ये दफन करने का या बरी करने का प्रोसेस, तो उसको हाइबरनेशन कहा जाता है। अगर यही चीज ये एनिमल गर्मियों में करता है यानी कि अपने आप को जमीन में छुपा लेता है गर्मियों में, तो इसको एस्टिवेशन कहा जाता है, ठीक है। हाइबरनेशन इज इन विंटर्स और एस्टिवेशन इज इन समर। दोनों में क्या काम हो रहा है कि जमीन के नीचे अपने आप को छुपा लेता है एनिमल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस मिस। यस मैम। सही है बेटा। अच्छा, अब हम उस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, द कॉमन एम्फीबियंस आर द लिमलेस वर्म लाइक। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ कट कर देना बेटा, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ नहीं जरूरत है याद करने की, ठीक है, कट दिस पैराग्राफ। अच्छा, ट्रेंड टुवर्ड्स अ लैंड हैबिटेट के है। अच्छा, अब इसमें ये बताया हुआ है कि ये किस तरह लैंड में सरवाइव करते हैं। अगर आपको फिश का याद हो तो हमने पढ़ा था अडेप्टेशंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ के, इसमें ये पानी में कैसे सरवाइव करता है। तो अब हम क्या पढ़ें कि ये लैंड में कैसे, जो मेंढक होते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं, जो एम्फीबियन कैसे सरवाइव करते हैं, ठीक। The greatest event in the phylogenetic history of animal was a transition from aquatic to terrestrial mode of life. सबसे बड़ा जो इवेंट फाइलोजेनिक हिस्ट्री में एनिमल्स की था वो क्या था कि एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल मोड पे शिफ्ट करना, कि पानी से जमीन की तरफ आना। एम्फीबियंस वर द फर्स्ट एनिमल्स टू अटेम्प्ट इट, दो फेल टू अडेप्ट इट कंप्लीटली। एम्फीबियंस जो है कंप्लीटली अडेप्ट नहीं कर पाए, जाहिर बात है, अभी हमने पढ़ा कि कुछ टाइम ये अपने जमीन में रहते हैं, कुछ टाइम पानी में रहते हैं, तो कोई भी इनका मुकम्मल परमानेंट हैबिटेट नहीं है, कभी पानी में तो कभी जमीन में, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ लंग्स फॉर ब्रीदिंग एयर इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यहाँ तक मार्क, अच्छा नहीं, आगे अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर वाज मॉडिफिकेशन ऑफ फिन्स इनटू लेग्स फॉर वॉकिंग ऑन द लैंड। अच्छा, हमने कल पढ़ा था कि जो ये एनिमल्स होते हैं इनमें 3 तरह की रेस्पिरेशन होती है। कोई जल्दी से बता सकता है, बगैर देखे बताना। पल्मोनरी, कुटेनियस और बक्कल। बताओ बेटा, तीनों का मतलब क्या है? पल्मोनरी में मैं उसमें हम जो है मतलब वो लंग्स के थ्रू होती है पल्मोनरी। अच्छा, कुटेनियस ठीक है। में स्किन के थ्रू होती है और बक्कल रेस्पिरेशन ओरल कैविटी के थ्रू होती है। वेरी गुड बेटा। बक्कल मनाहिल कैविटी। की आवाज लग रही है मुझे। मनाहिल है? यस मिस। मनाहिल आप बोल रहे हो? ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 3 तरह की रेस्पिरेशंस होती हैं। जो लंग्स से होती है, जो जिसका जिक्र यहाँ पे किया हुआ, वो पल्मोनरी हो गई, ठीक है। तो इनमें ये डेवलपमेंट थी कि अगर ये जब पानी से जमीन की तरफ आए तो इनके अंदर लंग्स डेवलप हो गए, क्योंकि लंग्स आपको पता है कि जमीन पर रहने के लिए अगर हमें सांस लेनी है तो हमें लंग्स चाहिए, ठीक हो गया। एक और इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन ये थी कि इन्होंने अपने जो शुरू में जो एनिमल्स थे, जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे फ्रॉग के, उनके पास फिन्स हुआ करते थे जस्ट लाइक फिश। लेकिन क्योंकि इन्हें पानी के अलावा जमीन पे भी रहना होता है तो इन्होंने अपने फिन्स को डेवलप कर लिया इनटू लेग्स, ताकि ये जमीन पे वॉक कर सके, ठीक है। तो ये इसकी कुछ अडेप्टेशंस थी। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, ये पूरा पैराग्राफ नहीं करना आपको, सिर्फ जितना मैं बता रही हूँ वहां तक करना। ये वाली लाइन अंडरलाइन करो, इसमें वैसे एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन अंडरलाइन करो बेटा। एन एंशिएंट बोनी फिश कॉल्ड रेबडीशियन लिव्ड सम 350 मिलियन ईयर्स अगो। 350 मिलियन याद करने की जरूरत नहीं, ये नाम याद रखना जो ब्लैक से लिखा है, रेबडीशियन, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको इस पूरे पैराग्राफ को स्किप करके जो अंडरलाइन करनी है, ये करना है, अ नियर रिलेटिव ऑफ रेबडीशियन आर सीलोकैंथ, fishes still surviving as living fossil in the sea in a small number, ठीक है। यहाँ तक कर लेना, लिविंग फॉसिल इन द सी। अब इसमें देखो ये 2 ब्लैंक्स बन सकते हैं, पहला रेबडीशियन बन सकता है, ठीक है।
एन एंशियंट बोनी फिश को पूछ सकते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, टेडपोल और फ्रॉग का, तो आंसर इज सबडिशन। ठीक है, इसमें ये पूछ सकते हैं, ये देखो अगर आप, तो लिविंग फॉसिल लिखा हुआ है, ठीक है, लिविंग फॉसिल लिखा हुआ है। लिविंग फॉसिल हमने एक पहले भी पढ़ा था, किसी को याद है लिविंग फॉसिल क्या था? लिविंग फॉसिल का नाम याद है किसी को? हमने पहले भी पढ़ा है बेटा लिविंग फॉसिल, अगर आप लोग को याद बस हो आई तो। थिंक ये मोलस्का में पढ़ा था हमने। मोलस्का में पढ़ा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 35,000 ऐसी कुछ थी इनकी। नहीं, हमने इंसेक्टा में, सॉरी आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था उसकी पहली क्लास, हालांकि मेरे पास बुक भी नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। जो प्लेट माउथ विद प्लेट्स वाले में थे, खोल के देखो बुक में, मेरे पास बुक नहीं है, तुम लोग देख के बताओ ना, मेरे पास यहाँ स्लाइड्स में होगा। याद आया? देख के बताओ बेटा, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, बस लेकिन मोलस्का में ही है। मोलस्का में है। यस मिस। मोलस्का में यस मिस, बुक में लिखा हुआ है। मिस आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में है बेटा, मनाहिल आर्थ्रोपोडा में है, देख के बताओ नरजिस। मोलस्का में नहीं है बेटा लिविंग फॉसिल। नरजिस नाम बताओ बेटा, क्या है एनिमल का? ल्यूमिलस। हाँ देखो, ल्यूमिलस किंग क्रैब नाम था, क्या नाम था इसका? मिस किंग क्रैब है ना? ठीक है, तो ये वाला फॉसिल की जो मैं बात, मनाहिल बोल रही है ना, हाँ तो मनाहिल जो मलस्का का बोली ना, तो वो नंबर्स बता रही है 35,000 फॉसिल मलस्का, तो उसके अंदर लिखा हुआ है। अरे भाई मैं लिविंग नंबर फॉसिल की बात कर रही हूँ, मैं लिविंग फॉसिल की बात कर रही हूँ, टोटल फॉसिल की बात नहीं करी। लिविंग फॉसिल मैंने बताया था सिर्फ एक ही है जो अब तक हमने पढ़ा है, जो मुझे नरजिस ने बताया है, लिविंग फॉसिल। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ फॉसिल। सही है बेटा? तो लिविंग फॉसिल जो हमने पहले एक पढ़ा था वो क्या था? लाइमिलस इस तरह से नाम था, किंग क्रैब। दूसरा लिविंग फॉसिल ये रहा जिसका नाम है सीलोकैन। तो इस तरह पूछ सकते हो लिविंग फॉसिल क्या है। ठीक है, तो मैं उसकी बात नहीं करी थी, मैं आर्थ्रोपोडा वाले किंग क्रैब वाले उसकी बात करी जो माउथ विद प्लेट्स वाली फाइल उसमें है, क्लास में या जो भी है। ठीक है, तो ये दोनों आपने इस पैराग्राफ में सिर्फ लिखना है, बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं याद पड़ता है, मैंने अपने टाइम पे किया था। ये आपको करने की जरूरत है, ये वाला पैराग्राफ। ये पूछ सकते हैं कि एम्फीबियंस किस, देखो इनका जितने भी एनिमल्स है जो अभी हम पढ़ रहे, फिश है ये है, इनकी अडेप्टेशन तुम लोगों ने लाजमी याद करनी है कि इन्होंने किस तरह से, अगर वो लैंड में है तो लैंड में किस तरह से अडेप्ट किया, पानी में है तो पानी में किस तरह अडेप्ट किया। ठीक है, Amphibia is a diminishing group of animals. The number of amphibian species is reducing day by day and is subjected to recent researches. अच्छा, ये वाली दे आर, ये क्या लिखा है बेटा? दे आर पता नहीं आगे, अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स बिकॉज दे फेल टू अडेप्ट कम्प्लीटली टू द लैंड एनवायरनमेंट। जाहिर बात है कि ये जो एम्फीबियंस है ये अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स है, इसलिए क्योंकि ये कम्प्लीटली लैंड पे नहीं रह रहे, ये पानी में भी रहते हैं, फिर जमीन पे भी रहते हैं। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं है। As they are cold-blooded and do not possess any exoskeleton, हमने पढ़ा था कल कि इनकी नेकेड स्किन होती है टेडपोल्स की और फ्रॉग्स की। ठीक है, और कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे कैन नॉट कोप विद द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। एक्सोस्केलेटन नहीं है तो प्रोटेक्शन भी थोड़ी सी कम होगी। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ से मार्क करना बेटा, देयर थिन, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, स्किन कैन नॉट प्रिवेंट द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर। उनकी जो थिन स्किन है उससे पानी जो है इजीली लूज हो सकता है, बिकॉज आपने पढ़ा है कि इनकी स्किन बहुत नेकेड स्किन होती है, थिन होती है, तो वो इजीली पानी वहां से लूज हो जाता है। देयर एग्स आर स्मॉल। सेकंड लाइन से मेरा एरो फॉलो नहीं कर रही तुम? एरो देखो, इससे नहीं आ रहा आपका, आ गया कहाँ से? यहाँ से सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, देयर थिन, अच्छा मिस, आगे क्या हमें लिखा यहीं से करना है। देयर थिन नेक स्किन कैन नॉट प्रिवेंट द कंटिन्यूअस, ये सेकंड पॉइंट है, और बाकी जो पीछे वाला है वो फर्स्ट पॉइंट है। हाँ वो फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर जो सेकंड थर्ड लाइन। फर्स्ट पॉइंट बेटा, एक सेकंड में स्लाइड चेंज कर लूँ, मेरा यहाँ माउस अटक रहा है। एक सेकंड, हाँ ये रहा ना फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से सॉरी बेटा, यहाँ से सेकंड लाइन, दे आर, नजर आ रहा है मेरा एरो? ठीक है, यहाँ से है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे खत्म हो रहा है टेम्परेचर पे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देयर थिन से लेके लॉस ऑफ वाटर तक। सही है, थर्ड पॉइंट यहाँ से बेटा फोर्थ लाइन से, देयर एग्स आर स्मॉल एंड विदाउट अ शेल। इनका एग्स जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, कोई शेल नहीं होता इन पे। हमारे घर में जो चिकन के अंडे आता है आपको पता है उसके ऊपर शेल होता है,
लेकिन इनके जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं बहुत, और उनपे कोई शेल वेल नहीं होता। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आगे क्या लिखा है बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बुक में नहीं मेंशन हुआ, वो पता नहीं इसमें इज द रूल इज अ रूल, ठीक है, सही है बेटा। विद आउटर शेल, अब देखो शेल का काम क्या होता है कि जो एग उसके अंदर है उसको प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन ये लैंड पे क्यों नहीं सरवाइव कर पाए? क्योंकि देखो लैंड पे बाकी एनिमल्स भी तो हैं, इनके एग्स किस तरह सरवाइव करते हैं? इनके एग्स के का जो मतलब आप कह सकते हो उसके ऊपर शेल नहीं होता, तो वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाते, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? देखो एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, सही है, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो मोस्टली उन एनिमल्स में होती है जो पानी में रहते हैं, जैसे फिशेस हैं। मैंने आपको बताया था कि उनके ये अपने एग्स, पता नहीं किसी बात पे मैंने कहा था, ये अपने एग्स पानी में रिलीज करते हैं और वहां जाके फिर ये एग्स जो है वो इस तरह से ग्रोथ उनमें होती है, फर्टिलाइजेशन पानी के बाहर होती है, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं मैं जो यूरोकॉड डेटा में था कि वो भी अपने गेमीट्स लेके जाते हैं क्योंकि वो लोग फर्टिलाइजेशन बाहर करते हैं। हाँ वही ना, मुझे याद आया था, मैंने कहीं ये बात बताई है लेकिन ये नहीं याद था कहाँ बताई है। हाँ तो वही वाली बात है कि यहाँ पे भी इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, मींस ये अपने एग्स पे जो है एग्स जो रिलीज करेंगे पानी में, वहां फर्टिलाइजेशन होगी पानी में, ठीक है। ये आपका पॉइंट यहाँ खत्म हो गया अडूल पे, सही हो गया। बीइंग कहाँ गया बेटा? यहाँ से स्टार्ट है, एक सेकेंड बेटा, मुझे यहाँ क्लियर नहीं है। Being endangered to desiccation, amphibian legs are laid in water. यहाँ से मार्क करना बेटा, ये आपका कौन सा पॉइंट है? चौथा या पांचवा पॉइंट है? चौथा पॉइंट है शायद। Amphibian eggs are laid in water because the quantity of yolk in the egg is not sufficient enough for the complete development of the embryo. अच्छा, अब amphibians के leg जो eggs होते हैं वो पानी में दिए जाते हैं, आपको मैंने बताया, they lay the eggs in water, सही है। और क्यों? बिकॉज क्वांटिटी ऑफ योग इन द एग इज नॉट सफिशिएंट फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब जो योग होता है, एग जो अंडा हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी एक वाइट होती है, एग वाइट होती है, एक होता है वो येलो वाला पार्ट योग होता है, ठीक है। तो योग बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर उस बेबी की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन एनिमल्स के पास योग बहुत कम होता है, तो वो इजीली डेवलप नहीं करवा सकते अपने एम्ब्रियो को अगर शेल हो, ठीक है। तो क्वांटिटी क्योंकि योग की कम है, which is necessary for the development of the embryo, और क्वांटिटी लो होने की वजह से एम्फीबियंस जो है अपने एग्स को पानी में ही ले कर देते हैं, दे डू नॉट ले इट इन शेल्स या फिर जमीन पे। द लार्वा हैचेस आउट इन अर्ली स्टेज, लार्वा बहुत अर्ली स्टेज पे हैच आउट करता है, एंड अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस व्हिच देन पासेस थ्रू एन एक्वेटिक गिल ब्रीदिंग लार्वल स्टेज। अच्छा, अब मेटामॉर्फोसिस वाला टॉपिक हमने बीच में स्किप किया था, लेकिन मेटामॉर्फोसिस में बेसिकली एनिमल की डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि विच पासेस थ्रू एन एक्वेटिक गिल ब्रीदिंग लार्वल स्टेज, यहाँ तक मार्क करना। अब देखो इनका लार्वा एक ऐसी स्टेज से गुजरता है जिसमें सिर्फ इसके पास गिल्स होते हैं, ये नजर आ रहा है मेरा एरो? एन एक्वेटिक गिल ब्रीदिंग लार्वल स्टेज, मतलब कि इनके पास सिर्फ गिल्स होते हैं, और इनको गिल्स, सारी बात है आपको पता है, जमीन पे नहीं पानी में गिल्स जो है आप यूज कर सकते हो सांस लेने के लिए। अब इन एनिमल्स के पास इस लार्वल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ अगर गिल्स होंगे तो ये जमीन पे कैसे रह सकते हैं? उनको तो चाहिए ही उस स्टेज पे गिल्स, ठीक है। अगर ये जमीन पे रहेंगे तो क्या होगा कि जमीन पर रहने की वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके इस लार्वल स्टेज में इनके पास सिर्फ गिल्स होते हैं और उनको पानी में रहने की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स कि ये लैंड पे सरवाइव नहीं कर सके थे। इज इट क्लियर? नहीं मिस, नहीं समझ आया। क्या बात नहीं समझ में आई बेटा? कौन सा पॉइंट? मनाहिल में? मिस यही वाला समझ नहीं आया। नहीं, मनाहिल ने भी कुछ लिखा हुआ है, मिस सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया। सेकंड पॉइंट तो ये रहा, कहाँ गया मिस? मुझे फिफ्थ अच्छा पॉइंट देखो, नहीं समझ आया। मैं मनाहिल की बात कर रही हूँ बेटा, मनाहिल ने भी लिखा है। मनाहिल आपने सेकंड पॉइंट पूछा है, तो एक सेकंड बेटा, सेकंड पॉइंट ये रहा ना। देखो मनाहिल सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, देयर थिन
naked skin cannot prevent the continuous loss of water. अब इनकी जो देखो, अगर लैंड पे कोई एनिमल अगर पानी में रह रहा है कोई एनिमल, और अगर उसकी बॉडी से पानी मुसलसल लूज भी हो रहा है, तो उसको कोई पानी की कमी नहीं होगी बॉडी में, क्योंकि उसके अराउंड तो ऑलरेडी इतना सारा पानी है, ठीक है। उसके मुकाबले में वो एनिमल जो कम्प्लीटली जमीन पे रहता है, उसको तो पानी कहीं ना कहीं से चाहिए। अगर उसकी बॉडी से पानी लूज हो रहा है, उस एनिमल की बॉडी से जो जमीन पे रहता है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसके लिए मसला होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनकी बॉडी कैसी है, उनकी स्किन कैसी नेकेड है, जिसमें से पानी इजीली लूज हो रहा होता है, तो ये एनिमल्स जमीन पे हमेशा के लिए नहीं रह सकते, उनको पानी में मूव करना पड़ता है जस्ट टू कोप अप विद देयर वाटर डेफिसिट, ठीक है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ जमीन पे रहते हैं और इनकी स्किन कैसी है, नेकेड है, तो क्या होता है, इनका पानी लूज होता रहता है और ये प्यासे ही मर जाते बेचारे सारे, ठीक है। तो इनकी स्किन इस तरह से होती है और कंटिन्यूस लूज होता है वाटर, इस वजह से जो है वो लैंड पे ये सर्वाइव कंप्लीटली लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको पानी भी साथ में चाहिए होता है, पानी में रहना भी इनके लिए जरूरी है। आप क्या पूछ रहे थे अलीना बेटा, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट लार्वा वाला? 5। यस मिस। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि इनका जो लार्वा होता है, लार्वा में भी काफी सारी स्टेजेस होती है, पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, ठीक है। तो इनके लार्वा में एक स्टेज आती है जिसके अंदर इसके पास जो ब्रीदिंग ऑर्गन है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो सिर्फ गिल्स होते हैं, लंग्स वंग्स कुछ नहीं डेवलप हुए हुए होते, ठीक है। तो गिल्स तो आपको पता है सिर्फ पानी में इस्तेमाल हो सकते, लैंड पे तो नहीं। तो अगर ये जमीन पे रहते, खुद सोचो, तो इनका लार्वा थोड़ा सा बड़ा होता है, और जब ये गिल वाली स्टेज आती तो ये जमीन पे क्या सरवाइव कर पाते, इनको तो गिल्स है इनके अंदर, तो इनको तो पानी चाहिए, गिल्स से पानी, गिल्स के अंदर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस ये मैम। एनिमल्स, ठीक है, तो जमीन पे अगर ये रहते हैं, कंप्लीटली लैंड एनिमल्स होते, तो क्या होता है, इनमें गिल वाली स्टेज आती, और वो तो जमीन पे रह रहे, तो ये सरवाइव नहीं कर पाते, इनका लार्वा यहीं पे खत्म हो जाता, ठीक। तो इसीलिए ये लैंड पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि इनके लार्वा में एक तो ये स्टेज आ जाती है जिसमें गिल्स आ जाते हैं, तो इसको पानी की जरूरत पड़ जाती है, सही है। तो ये कम्प्लीटली एनिमल जो है टेरेस्ट्रियल नहीं है, दे हैव टू हैव वाटर अराउंड देम, ताकि वो इस स्टेज के थ्रू गुजर सके। फिर जब ये एडल्ट हो जाते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए जमीन पे भी आ जाते हैं, फिर पानी में भी चले जाते हैं। सब मिस क्लियर है बेटा? तो मिस मिस जब हाँ जी एडल्ट बेटा। होते हैं तो इनकी गिल्स चेंज्ड होके लंग्स में होते हैं क्या? इसमें लिखा हुआ है ना, इन द डेवलप अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। हाँ, ऐसा हो जाता है आके, ये फेरेंजियल गिल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। ओके। मिस ये नरजिस, जो आप क्या कह रही थी बेटा? मिस ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाला समझ में नहीं आया कि ये पानी में देते हैं। अच्छा, हाँ, पानी में देखो बेटा, दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल जो है वो बॉडी से बाहर कोई भी फर्टिलाइजेशन होती है, उसको एक्सटर्नल कहते हैं। वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है, मेल फीमेल गैमेट्स अगर बॉडी के अंदर यूनाइट हो रहे हैं, तो वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपने जो स्पर्म होते हैं, जो अपने एग्स होते हैं, वो कहाँ रिलीज करते हैं, पानी में रिलीज करते हैं। और फ्यूज भी वो कहाँ होते हैं, स्पर्म और आपका जो वो है एग है, वो कहाँ फ्यूज होते हैं, पानी के अंदर ही होते हैं, यानी बॉडी से बाहर फ्यूज होते हैं। तो वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी से बाहर हो रही है, उसको एक्सटर्नल कहते हैं। तो ये भी एक्सटर्नल हो गई ना, क्योंकि ये पानी में हो रही है, बॉडी में नहीं हो रही फर्टिलाइजेशन। थैंक यू मिस। वेलकम बेटा। और तो कोई नहीं सवाल, मैं स्टार्ट करूँ फिर रेप्टाइल? कोई सवाल है बेटा या नहीं? कोई सवाल नहीं है? ठीक है बेटा, क्लास रेप्टिलिया पे आ जाते हैं। टू क्रॉल एंड क्रीप, ये कैसे एनिमल्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं और क्रीप करते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स की एग्जांपल तो हमारे सबके घरों में होती है चिपकली, ठीक है, तो वो रेप्टिलिया में ही आ जाता है। रेप्टिलिया इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 5000 वर्टिब्रेट स्पीशीज with dry skin, ठीक है, which is covered over by epidermal scales। एपिडर्मल का मतलब स्किन के ऊपर जो स्केल्स होते हैं, एपी मीन्स अबव, डर्म मीन्स स्किन, तो स्किन के ऊपर जो स्केल्स होते हैं उनको एपिडर्मल स्केल कहा जाता है। स्किन कैसी होती है इनकी, बहुत ड्राई होती है, क्योंकि ये लैंड एनिमल्स है, पानी में नहीं रहते मोस्टली, ठीक है। दे आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है, दे आर टेरेस्ट्रियल एंड क्रॉल ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। इनके लिम्ब के कितने पेयर्स होते हैं बेटा? 2 पेयर्स होते हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है, एंड क्रॉल करते हैं किसकी मदद से? अपने 2 पेयर्स ऑफ लिम्स की वजह से। और लिम्स कैसे होते हैं इनके? पेंटाडिक्टाइलस, कल मैंने बताया था इसका मतलब। 5 5 फिंगर।
ठीक है। तो पेंटाडेक्टाइलिस का आपको पता है मतलब एंड प्रोवाइडेड विद हॉर्नी क्लॉज, इनके जो क्लॉज होते हैं, जो क्लॉज को उर्दू में क्या कहते हैं, वो पंजे जो होते हैं, ठीक है, बहुत हॉर्नी होते हैं, बहुत नोकीले होते हैं, ठीक है। एंड स्नेक्स हाउएवर हैव नो लिम्स, अगर आप क्रोकोडाइल को देखो, छिपकली को देखो, तो इन दोनों के पास पैर हैं, ठीक है, लिम्स हैं, लेकिन सिर्फ स्नेक वो वाहिद रेप्टाइल है जिसके पास कोई लिम्स नहीं होते। ये देख रहे हो स्नेक यहाँ पे बना हुआ है, इनके पास कोई लिम्स नहीं है, सिर्फ बॉडी है, सही है। रेप्टाइल्स आर पोल्ट्री कोल्ड ब्लडेड, अभी हमने पढ़ा कि ये कोल्ड ब्लडेड का क्या है मतलब, दे ले एग्स ऑन लैंड। अब देखो नरजिस साहब ने पूछा था, ये जो है वो अपने एग्स लैंड पे ले करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इनमें जो है वो वाटर वाला, तो क्योंकि पानी में तो होते नहीं है। दे ले एग्स ऑन लैंड विच आर कवर्ड ओवर बाय लेदरी शेल्स। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एम्फीबियंस है वो पानी में ले करते थे अपने एग्स, ये जो है जमीन पे करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि एम्फीबियंस में शेल जो है नहीं था, जबकि रेप्टाइल्स अपने जो एग्स है उनको शेल में ले करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लैंड पे है तो उनको कोई प्रोटेक्शन चाहिए होगी, ठीक है। कवर्ड ओवर बाय लेदरी शेल, लेदर जैसी शेल होती है इनकी जो कवर कर रही होती है। द एम्ब्रियो डेवलप्स ऑन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ योक एंड एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन द एग। अब क्या होता है, क्योंकि ये लैंड पे आपने ले किया है, ठीक है, तो लैंड में कंडीशन ज्यादा हार्श होती है, तो इसलिए यहाँ पे शेल भी है, ठीक है, और इस एम्ब्रियो के पास बहुत ज्यादा अमाउंट है, लार्ज क्वांटिटी है योक की और एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन बेटा वो व्हाइट वाला पार्ट होता है जो एग में होता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन जो इसके पास है फॉर ग्रोथ, और योक जो अंडे की जर्दी होती है वो भी इसके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है कि वो इजीली इसको न्यूट्रिशन के लिए यूज कर सके, ठीक है। तो तीसरा डिफरेंस ये हो गया कि इनके पास, बेचारों के पास योग थोड़ा कम होता है, एम्फीबियंस के पास, रेप्टाइल्स में थोड़ा योग ज्यादा होता है फॉर द डेवलपमेंट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड एमनियन इन द एग, the three groups of higher vertebrates, reptiles, mammals and birds are called amniota. The vertebrates without it, that is fishes and amphibians, are called anamniota. बेटा ये मार्क करना, ये डेफिनेशन है amniota और anamniota की, ठीक है। ये 1 मार्क या हाफ मार्क्स के उसमें पूछ सकते हैं डेफिनेशन, सही है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड एमनियन इन द एग। अब एग जो है बेटा, एग के अंदर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो एम्ब्रियो को जो है प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। उस कवरिंग को, द कवरिंग व्हिच प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इज नोन एज एमनियन। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, क्या हुआ? बेटा मेरी आवाज तो आ रही है तुम सबको? यस मिस, आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा, किसी ने अभी बोला मिस आवाज पता नहीं। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी एमनियन क्या है, क्या बोला मैंने बेटा, द कवरिंग, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, दैट इज नोन एज एमनियन। तो वो ग्रुप्स या वो एनिमल्स जिनके अंदर एमनियन होता है वो क्या कहलाते हैं, एमनियोटा, ठीक है, और जिनमें नहीं होता वो एनामनियोटा कहलाते हैं, सिंपल, ठीक। तो वो एनिमल्स जिनके पास कवर होता है, जो एमनियन जिनमें होता है, उनका नाम क्या है, रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल इसकी एग्जांपल है कि रेप्टाइल्स में एमनियोटा कहलाते हैं, रेप्टाइल्स क्योंकि इनमें एमनियन होता है। बर्ड्स में भी होता है और मैमल्स में भी होता है। वर्टिब्रेट्स विदाउट इट को हम क्या कहते हैं, एनामनियोटा कहते हैं, ठीक है। कौन से एनिमल्स है, फिशेस और एम्फीबियंस, इन दोनों के पास एमनियन नहीं होता है क्योंकि एग्स अपने पानी में ही ले कर देते हैं, तो ऐसा जिनको कवरिंग शेल तो इनके पास होता नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पानी में ले करते हैं और एमनियन इनमें नहीं होता। व्हाट इज एमनियन? इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एम्ब्रियो। इज इट क्लियर बेटा? यस मिस। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, यहाँ पे आ जाओ बेटा। ये आपके पास पास हिस्ट्री ऐसे नहीं पूछते, इसमें सिर्फ ये एक लाइन अंडरलाइन कर लेना, ब्रोंटोसॉरस 82 फीट लॉन्ग एंड, बस ये नाम याद रखना इन दोनों के, ब्रोंटोसॉरस एंड टायरेनोसॉरस, ठीक है। सिर्फ ये दोनों नाम याद रखना, बाकी इनकी फीट और ये सब जो लेंथ है याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। आती नहीं पास्ट हिस्ट्री किसी भी एनिमल की नहीं आती? नहीं अच्छा, नहीं बेटे नहीं आती, क्योंकि बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो वो आपसे हिस्ट्री एज सच नहीं पूछते बायो से, मतलब इतना कोई इसका लिंक नहीं है, बता देते हैं बुक में लेकिन नहीं पूछते एज सच, ठीक है, तो नहीं आती है,
तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप याद ना करो, बाकी इतनी सारी चीजें ये कौन याद करे, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम में, मुझे नहीं याद आ रहा, ये याद की थी, एक दफा देखा था कि भाई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो मुझे नहीं लगा, सिर्फ ये दोनों चीजें लगी थी, ब्रोंटोसॉर्स और टाइनो, तो बस मैंने नाम याद कर लिए थे कि अगर कभी एग्जाम्पल पूछ लें या कुछ इस तरह से। बाकी मैंने ये सब नहीं पढ़ा था कि ये कितने मिलियन साल पहले, ये कभी देखा है आते हुए, नहीं आता याद, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये चीज आती है, ये जो मैंने बताया आपको, एडेप्टेशंस वगैरह बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो अब इनकी एडेप्टेशंस के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या एडेप्टेशंस होती है, ठीक है। सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं ये, अगर आपको अभी याद हो तो ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स जो है सक्सेसफुल। अच्छा बेटा, इसके बाद आप लोगों की कोई क्लास है? नो मिस। नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी आई गेस ले सकती हूँ, क्योंकि आज थोड़ी क्लास देर से शुरू हुई ना, बिकॉज ऑफ इशू। चलो ठीक है। अच्छा, रेप्टाइल्स की सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा, ठीक है। सक्सेसफुल होते हैं लैंड वर्टिब्रेट्स, जबकि हमने यहाँ पर ये बेचारे अनसक्सेसफुल होते हैं। अब ये क्यों है सक्सेसफुल, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं, विच इज एक्चुअली देयर एडेप्टेशन। Reptilia is the first group of vertebrates fully adapted for life on dry places and land. ये पहला ग्रुप है उन vertebrates का जो कि पूरी तरीके से लाइफ अपनी गुजार सकते हैं खुश्क जगहों पे और जमीन के ऊपर, ठीक है। Unlike amphibians, they do not have to go to water to reproduce, ठीक है। ये बात हमने अभी भी पढ़ी कि इनको पानी वानी की जरूरत नहीं पड़ती रिप्रोड्यूस या फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सही है। ये अपने एग्स ले करते हैं शेल के अंदर। Key to their success on land is their internal mode of fertilization. ये पॉइंट अंडरलाइन करना बेटा, ठीक है। इंटरनल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन को अंडरलाइन कीजिए आप, और एमनियोटिक एग को करो, ठीक है। सक्सेस उनकी लैंड पे क्यों पॉसिबल हुई? इंटरनल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, बेटा आपने जो पूछा था नर्जिस, ठीक है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, सही है। और एंड द एमनियोटिक एग विद लेदरी शेल व्हिच इज रिलेटिवली impermeable to water but permeable to gases। और एग कैसा होता है उसका? एमनियोटिक होता है, मींस एग के अंदर, ठीक है, जो शेल है, शेल के अंदर एक कवरिंग होती है प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, पहली बात। दूसरी बात क्या कि फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल होती है, सही है। अच्छा, विद लेदरी शेल, शेल कैसा होता है इनका? लेदरी होता है, जो कि पानी वगैरह उसके अंदर से नहीं जा सकता। जो हमारे पास घर में जो अंडा आता है उसमें वो भी इम्परमिएबल ही होता है, पानी अगर आप उसके ऊपर लगा दो तो वो अंदर तो नहीं जाता ना एग के, ठीक है। इम्परमिएबल का मतलब है कि ये पानी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, परमिएट नहीं करने देता, पास नहीं होने देता, ठीक है। बट इज परमिएबल टू गैसेस, गैस इजीली वहां से अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है, लेकिन क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लेकिन पानी जो है वो इम्परमिएबल होता है, पानी जो है उस शेल के थ्रू, उस शेल से नहीं गुजर सकता, थोड़ी बहुत गैसेस गुजर सकती हैं, ठीक है। The ability to sustain the frequent temperature change on land and to slow down the ये क्या लिखा है बेटा? Loss of the body water was brought about by the development of an exoskeleton of horns, scales and plate on the skin। अच्छा, हाँ ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पढ़ा था, तो एम्फीबियस का पढ़ा था, तो इनमें जो है ना स्किन नेकेड थी, ठीक है, और पानी बहुत इजीली लूज हो रहा था। लेकिन ये एनिमल्स में हमने पढ़ा ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं और ड्राई स्किन होती है इनकी, ठीक है। तो इनकी जो ड्राई स्किन होती है या फिर इनकी स्किन के ऊपर जो अच्छा, पहली चीज तो ये कि जो है टेम्परेचर चेंज को इजीली बर्दाश्त कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड टू स्लो डाउन द लॉस ऑफ बॉडी वाटर अबाउट बाय द डेवलपमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ। अब इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, स्केल्स होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। यहाँ आपको याद हो तो इनकी बॉडी पे स्केल नहीं होती है, नेकेड स्किन होती है। इनकी बॉडी पे क्या होगा बेटा? स्केल होंगे, हॉर्न्स होंगे, ठीक है। हॉर्न्स आपको पता है शार्प और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। इनकी वजह से क्या होगा कि पानी जो है, पानी का लॉस नहीं हो पाएगा, पानी अपना बचा कर रख सकते हैं, स्किन से इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। स्वेटिंग, ट्रांसपरेशन तो खैर प्लांट्स में होती है, लेकिन इवेपोरेशन नहीं होगी पानी की बिकॉज ऑफ द प्लेट्स एंड स्केल्स। जाहिर बात है, आपने स्किन जो है वो उसको छुपा दिया है स्केल से, प्लेट से, तो पानी वहां स्किन से इजीली निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ये अपना पानी जिस्म के अंदर बचा के रख सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्लेट्स एंड स्केल्स, ठीक है। दिस वाज सप्लीमेंटेड बाय, सप्लीमेंटेड का मतलब इसको थोड़ा और इस फीचर को एनहांस किया बाय मच मोर डेवलप्ड किडनी टू रिटेन इनफ वाटर एंड कंसंट्रेटेड यूरिन। ये भी अंडरलाइन करना, किडनी से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होता है, एनिमल्स के पास किडनी होती है, ठीक है, और वो किडनी इस तरह से डेवलप हुई होती है कि वो पानी बहुत ज्यादा रिटेन का मतलब होता है सेव करके रखना है, जमा करके रखना,
ठीक है, रिटेन का मतलब है सेव करके रखना है, जमा करके रखना, कलेक्ट करना। अब किडनी कैसा होता है कि किडनी ऐसी बनी हुई होती है कि वो बहुत सारा पानी स्टोर कर सकती है। रिटेन का मतलब स्टोर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो किडनी क्या कर सकती है, बहुत ज्यादा पानी स्टोर कर। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम क्या होता है बेटा? फिल्टर करना। क्या फिल्टर करना? मीन्स जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होता है, यूरिन को ही फिल्टर आउट करता है वो। हाँ, यूरिन प्रोड्यूस करता है बेटा, ब्लड को फिल्टर करता हाँ, है। ठीक है, प्रोड्यूस करता हाँ ठीक है, ब्लड को फिल्टर करता है, तो उसमें से जो सारी गंदगी होती है, वेस्ट मटेरियल है, वो सारा फिर वो यूरिन के अंदर बॉडी से रिलीज करवाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो अब ये एनिमल्स क्या होते हैं कि जो किडनी होती है वो पानी को रीअब्सॉर्ब कर सकती है, रिटेन कर सकती है, सेव रख सकती है, और जो यूरिन वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत कंसंट्रेटेड होती है। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है ऐसा यूरिन जिसमें पानी की मिकदार बहुत कम हो। ठीक है, पानी की मिकदार बहुत कम हो, तो वो देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को होगा, जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। डाइल्यूट का मतलब वो चीज जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है या पानी बहुत ज्यादा है, तो वो डाइल्यूट कहलाती है। कंसंट्रेटेड का मतलब वो चीज जिसमें बिल्कुल पानी या सॉल्वेंट ना होने के बराबर हो। सही है, तो इनका यूरिन कैसा होता है, इतना या ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है कि उसमें पानी की अमाउंट बहुत कम होती है। तो इस तरह क्या होगा, पानी उसके जिस्म में सेव रहेगा। ठीक है, और वो लैंड पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, उसको पानी की कमी नहीं होती। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देयर डेवलप लिम्स एंड appearance of claws made them fit to move, dig and climb, but also to defend themselves against the predators, and last but not the least their develop lungs and heart। अच्छा, अब तीसरा इसका जो चौथा पॉइंट जो भी है वो क्या है कि इनके आप देख सकते हो लिम्स बहुत अच्छे से डेवलप हुए हैं, इनके पास लिम्स है। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, इनके पास भी है, इनके पास भी है। तो ये क्या हेल्प करते हैं, इनको मूव करने में, क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। दूसरा फायदा इसका ये है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनसे बचने में, उनसे फाइट करने में भी इनको हेल्प करते हैं। उसके अलावा एक अडेप्टेशन इनमें ये कि इनमें लंग्स और हार्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर मच हायर मस्कुलर एक्टिविटी नीडेड फॉर एक्टिव लाइफ। अच्छा, अब क्या होता है कि इनके पास ये सारे लिम्स वगैरह हैं, तो इनकी बॉडी में इनको काम वगैरह चलना फिरना ज्यादा पड़ता है। ठीक है, और जब काम ज्यादा होगा तो हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, इसलिए इनके पास लंग्स और हार्ट बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से इनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी होती है इनमें। ठीक है, अब देखो एक और लिविंग फॉसिल आ गया, इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, ये ब्लैंक्स में बहुत आता है। स्फिनोडोन इज अ लिविंग फॉसिल ऑफ रेप्टाइल, द ओनली रेप्टाइल ऑफ इट्स काइंड। यहाँ तक अंडरलाइन करना। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल रेप्टाइल्स की बेटा यहाँ से है, इस पैराग्राफ के फर्स्ट से सेकंड लाइन तक, कि भाई टर्टल्स हैं, लिजर्ड्स, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सब किसकी एग्जांपल है, ये सारे रेप्टाइल्स हैं। ठीक, क्लियर है बेटा? यस मैम। अच्छा, okay beta, many species of tortoise and turtles including endangered green turtle, the Keelan midus, are found in Pakistan। Keelan midus are found in Pakistan को करो अंडरलाइन। ठीक है, माँ क्या से करना बेटा, स्नेक्स आर द लिमलेस रेप्टाइल्स। ठीक है, जो पैराग्राफ तुम लोग को याद करना है। स्नेक्स कैसे होते हैं बेटा, लिमलेस रेप्टाइल्स होते हैं, इनके पास जो है वो स्नेक की बात हो रही है, यहाँ पे हेडिंग बनाना स्नेक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस पे हेडिंग क्या बनेगी, स्नेक की बनेगी। स्नेक कैसे रेप्टाइल होते हैं, लिमलेस होते हैं, इनमें कोई लिम्ब नहीं होता है। हु क्रीप ऑन लैंड बाय द अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी, ये अपनी जो है बॉडी की सिंपल मूवमेंट की वजह से क्रीप करते हैं जमीन के ऊपर, इनके पास कोई लिम्स या पैर वैर तो होते नहीं है। सम ऑफ द स्नेक्स आर पॉइजनस। ठीक है, कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनमें जहर होता है, आपको पता है, और उस जहर को क्या कहा जाता है, वेनम कहा जाता है। यहाँ तक रखो इसको, कल हम क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, कल हम इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है? नो मिस। ओके बेटा, चलो अल्लाह हाफिज। मिस आपको हमें वो भी बताना था, पेपर पैटर्न आपने कहा था अपनी क्लास में बताएंगी। क्लास में चलो बेटा, आज तो टाइम नहीं है, 1 मिनट से भी कम है, लेकिन मैं बता दूंगी तुम लोग को। ठीक है, सही है।